हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस वीडियो में मैंने इसके एक और फंक्शन की चर्चा की है और वह फंक्शन है एब्सोल्यूट फ्रेज और इसे एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज भी कहा जाता है। यानी शॉर्ट में कभी कभी हम इसे केवल एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं या एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज भी कहते हैं। एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज को एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी बाद में हम समझेंगे, लेकिन इसके फंक्शंस में इसकी क्या क्या मुख्य क्वालिटीज हैं या यूँ कहें कि यह किस तरह से फंक्शन करता है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। पहला बिंदु है एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज को कभी कभी केवल एब्सोल्यूट फ्रेज ही कहा जाता है, नंबर एक। नंबर दो, एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज का अपना एक निजी सब्जेक्ट होता है, यानी इट्स ओन सब्जेक्ट होता है। इसका अपना एक स्वयं का सब्जेक्ट होता है और वह सब्जेक्ट क्या होता है, या तो एक संज्ञा होता है, नाउन होता है, या एक सर्वनाम होता है। कहने का मतलब इस एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज का जो अपना सब्जेक्ट होता है वह अपना सब्जेक्ट या तो संज्ञा होता है या तो एक सर्वनाम होता है यानी प्रोनाउन होता है। जो फ्रेज का अपना सब्जेक्ट होता है यानी जो एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है उसका यह अपना सब्जेक्ट होता है, वह किसी दूसरे वाक्यांश का या दूसरे क्लास का सब्जेक्ट नहीं होता है। नंबर नंबर तीन है, इस फ्रेज का सब्जेक्ट वाक्य के मुख्य क्लाज जो मेन क्लाज होता है उस मेन क्लाज के कर्ता से अलग होता है। यानी जो पार्टिसिपियल क्लब फ्रेज है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है, उस फ्रेज का यह सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है अपने आगे वाक्य में आए हुए मेन क्लास के कर्ता से अलग होता है। यानी इन दोनों का पार्टिसिपियल फ्रेज का सब्जेक्ट और जो मेन क्लास का सब्जेक्ट होता है दोनों अलग अलग होते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति में दोनों के सब्जेक्ट एक ही होते हैं, जो आगे वीडियो में एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट होगा। इसका अगला क्वालिटी है, यह फ्रेज संपूर्ण मुख्य वाक्य के कर्ता से अलग होता है। यानी जो फ्रेज होता है वह संपूर्ण मुख्य वाक्य के कर्ता से अलग होता है। यानी जो हमारा पूरा मेन क्लाज है, इस पूरे मेन क्लाज को यह एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज मॉडिफाई करता है यानी संशोधित करता है। कहने का मतलब जो एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज होता है यह फ्रेज अपने मेन क्लाज को या यूँ कहें कि यह मेन क्लास को पूरा पूरा मॉडिफाई करता है। और इस स्थिति में यह क्या करता है, और इस स्थिति में यह अक्सर कार्य के लिए कॉन्टेक्स्ट या कारण या कंडीशन, यानी कभी कभी कंडीशन को स्पष्ट करता है, कभी कभी रीजन होता है दर्शाता है, और कभी कभी कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करता है। या यूं कह सकते हैं यह परिस्थिति प्रदान करता है। अब उस परिस्थिति में क्या होता है, उस परिस्थिति में कोई संदर्भ होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई रीजन होता है, या कोई कंडीशन होता है। यह अभी वाक्य को जब हम क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से तो यह बात हमें और भी क्लियर हो जाएगी। अगला इसकी क्वालिटी है, यह फ्रेज वाक्य से जुड़ा होता है लेकिन ग्रामेटिकली स्वतंत्र होता है। बात को समझें कि जो एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज होता है यह अपने मेन क्लास से जुड़ा होता है और लेकिन ग्रामेटिकली स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर हम एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज को वाक्य से अलग कर दें तो जो मेन क्लाज होगा उस मेन क्लाज का अपना अर्थ पूर्ण रहेगा, उसके अर्थ में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी या यूं कहें उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अगला इसकी क्वालिटी, यह फ्रेज अपने मेन क्लाज को एक सहायक जानकारी देता है। कहने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज जो होता है अपने मेन क्लाज को एक सहायक जानकारी देता है। अब सहायक जानकारी का मतलब यह हुआ, यह किसी घटना का वर्णन करता है, यानी कोई कारण बताता है या कोई कंडीशन बताता है या कोई सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थिति को बताता है जो उसके पहले या उसके साथ जोड़ा जाता है। यह पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। यह इस बात की भी सूचना देता है कि कोई और एक्शन उसी समय हो रहा था। यानी पार्टिसिपियल जो फ्रेज होता है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज, वह इस बात की भी जानकारी देता है कि जो घटना घट रही है पहले, उसके साथ साथ कोई दूसरी घटना भी घटित हो रही है, कोई दूसरा एक्शन भी उसी समय हो रहा होता है। अब इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, द रेन फाइनली सीजिंग वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स। कहने का मतलब यह कह रहा है कि द रेन फाइनली सीजिंग, बारिश अंततः बंद हो जाने के कारण, यानी बारिश अंततः बंद हो जाने पर या रुक जाने पर हमने इन द वुड्स जंगल में हाइक पर यानी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स। इन द वुड्स जंगल में, फॉर हाइक यात्रा के लिए, डिसाइडेड टू गो जाने का निर्णय लिया। अब इस वाक्य को अगर देखेंगे तो पीछे जो भी मैंने एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज को बताया है उसके बारे में अब यहाँ पर एग्जाम्पल से हम चर्चा कर लेते हैं। इस वाक्य में एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज क्या है? जो यह द रेन है, द रेन फाइनली सीजिंग, यही हमारा एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है। और मेन क्लाज है वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स। मेन क्लाज यह है, मेन क्लाज वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स। और हमारा पार्टिसिपियल फ्रेज है द रेन फाइनली सीजिंग। अब सीजिंग, सॉरी, द रेन फाइनली सीजिंग। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो वाक्य है उस वाक्य का एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है द रेन फाइनली सीजिंग। अब द रेन फाइनली सीजिंग में जो रेन है यह नाउन का काम कर रहा है और जो सीजिंग है यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर एक। दो, इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है द रेन, यह द रेन है और पूरा हमारा फ्रेज है द रेन फाइनली सीजिंग। यह पूरा वाक्य का वो एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है। इसका इट्स ओन अपना जो सब्जेक्ट है वह है द रेन, और यहाँ पर रेन जो है नाउन है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसमें सीजिंग है। इसका अपना निजी सब्जेक्ट क्या है? द रेन है और यह नाउन है। जो हमारा अगला वाक्य आया हुआ है यानी जो मेन क्लाज है वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड, उसका सब्जेक्ट है वी। तो क्या स्पष्ट हुआ कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज का सब्जेक्ट है नाउन द रेन और जो मेन क्लाज है उसका सब्जेक्ट है वी। यह दोनों अलग अलग हैं, यह दोनों एक नहीं हैं। फिर इसमें जो बारिश का बंद होना एक अलग एक्शन है, एक अलग घटना है। और फिर वी डिसाइडेड टू गो फॉर दी हाइक इन द वुड्स, जंगल में यात्रा पर जाने का निश्चय करना, यह एक दूसरा एक्शन है। यानी बारिश भी बंद हो रही है, यह एक एक्शन है, और यात्रा पर जाने की एक दूसरी घटना घट रही है तो यह एन अदर एक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज दूसरी घटना के उसी समय दूसरी घटना होने की सूचना देता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और फिर द रेन फाइनली सीजिंग, अगर इसको हम वाक्य से हटा दें तो हटा देने पर जो मेन क्लाज बचेगा वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स, यह मेन क्लाज है। यह मेन क्लाज बचेगा तो इस मेन क्लाज के अर्थ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अर्थ में न तो गिरावट होगी, इसके अर्थ में न तो बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब कि यह जो है बिल्कुल एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज से यह भी स्वतंत्र है और एब्सोल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज स्वयं में स्वतंत्र ही है। यानी द रेन फाइनली सीजिंग को अगर हम हटा दें, वाक्य से हटा दें, तो जो वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स है इसके अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा क्या हुआ? इस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में सीजिंग का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जितने हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के
इस पार्टिसिपियल फ्रेज के बारे में जो चर्चा किया, शायद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज स्पष्ट हो गई होगी। अब थोड़ी और हम मेन क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेन क्लास वी डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक। अब इसका सब्जेक्ट है वी, इस वाक्य का सब्जेक्ट है वी, और जो एक्शन घटित हो रहा है, डिसाइडेड टू गो फॉर हाइक इन द वुड्स, जंगल में हम यात्रा के लिए जाने का निश्चय किया, तो यह एक दूसरा एक्शन है। यानी पार्टिसिपियल फ्रेज में एक घटना घट रही है, बारिश का बंद होना, और उसका नतीजा निकला, उसका रीजन, जब वो बंद रीजन दिखा रहा है कि जब बारिश बंद हुई तो बारिश बंद होने के कारण हम लोग यात्रा पर चले गए, तो यह दूसरा एक्शन है। तो इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि इस मेन क्लास और आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज के बारे में आपको जानकारी कुछ ज्यादातर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम नाउन के लिए और उसके आगे मेन क्लास के बारे में और चीजों को स्पष्ट कर सकें। नंबर 1 है हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन, द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड हिज फेयरवेल एड्रेस। अब यहाँ पर देखें, आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है द वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन। द वॉयस हिज वॉयस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन, भावना के कारण उसकी आवाज कांप रही थी। और द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड हिज फेयरवेल एड्रेस, और उसके कारण राजनीतिज्ञ ने क्या किया, संबोधित किया फेयरवेल विदाई के बारे में। तो हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसका यह एक एक्शन है। दूसरा एक्शन इसकी वजह से हो रहा है, द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड हिज फेयरवेल एड्रेस। अगर हम हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन इस फ्रेज को हटा दें तो द पॉलिटिशियन डिलीवर्ड हिज फेयरवेल एड्रेस, इसके अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ द पॉलिटिशियन दूसरा सब्जेक्ट है मेन क्लास का, और हिज वॉइस सब्जेक्ट है पार्टिसिपियल फ्रेज का, और ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और पहली घटना दूसरी घटना के होने की सूचना दे रहा है। दूसरा वाक्य है द सन सेटिंग क्विकली बिहाइंड द माउंटेन, द हाइकर्स हरीड टू सेट अप कैंप। अब क्या कह रहा है, द सन सेटिंग क्विकली, इस फ्रेज का हमारा सब्जेक्ट है द सन, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है द हाइकर्स। यह दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। पार्टिसिपियल फ्रेज का सब्जेक्ट अलग है और द हाइकर्स यानी मेन क्लास का सब्जेक्ट अलग है। और दूसरी जो घटना हो रही है, द हाइकर्स यात्रियों ने हरीड टू सेट अप कैंप, कैंप में व्यवस्थित होने का निर्णय लिया, यानी जल्दीबाजी किया कि कैंप में हम व्यवस्थित हो जाएं। किसकी वजह से, द सन सेटिंग क्विकली बिहाइंड द माउंटेन्स, पर्वतों के पीछे तेजी से सूर्य छिप रहा था, उसकी वजह से कि रात हो जाएगी और हमें कैंप में यात्रियों को जाने की जरूरत है। तो पहली घटना की वजह से दूसरा एक्शन हो रहा है, दूसरा कार्य हो रहा है। और द सन सेटिंग क्विकली बिहाइंड द माउंटेन्स को अगर हटा दें हम, तो जो मेन क्लास द हाइकर्स हरी टू सेट अप कैंप है, इसके अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज क्या है, फ्रेज द सन सेटिंग क्विकली बिहाइंड द माउंटेन्स है। तो आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज क्या है, द सन सेटिंग क्विकली बिहाइंड द माउंटेन्स, पर्वतों के पीछे सूर्य तेजी से छिप रहा था। यह आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज है। और स्ट्रक्चर इसका क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, यानी आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज का जो स्ट्रक्चर होगा तो वह नाउन होगा, और नाउन के साथ साथ इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जुटा रहेगा, सेटिंग, यानी सब्जेक्ट नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेटिंग दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और फंक्शन क्या होगा कि यह पूरा का पूरा आप सॉल्यूट पार्टिसिपियल फ्रेज, जो यह पूरा एक फ्रेज है वाक्यांश के रूप में, यह पूरे मेन क्लास को मॉडिफाई करता है। और मेन क्लास कौन है, द हाइकर्स हरीड टू सेट अप कैंप, अर्थात द इंटायर मेन क्लास जो है द हाइकर्स हरी टू सेट अप कैंप, यही संपूर्ण मेन क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट गिव्स द कंटेक्स्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस द रीजन व्हाई दे हरी, यह कारण बता रहा है। जो पार्टिसिपियल फ्रेज है वह कारण बता रहा है कि क्यों
द रीजन क्या है कि व्हाई दे हरीड, कि यात्रियों ने, हाइकर्स ने क्यों जल्दीबाजी में किया। तो इसका मतलब हुआ कि इट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन क्लाज। जो हमारा मेन क्लाज है द हाइकर्स हरी टू सेट अप कैंप, उससे यह जो हमारा पार्टिसिपियल फ्रेज है, पार्टिसिपियल फ्रेज वह पूरा का पूरा स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी यट रिलेटेड टू इट्स मीनिंग, अपने अर्थ के लिए यह संबंधित भी है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के हम समझ लेते हैं इस तरह के वाक्यों से। तीसरा वाक्य है द सन राइजिंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी। पार्टिसिपियल फ्रेज है द सन राइजिंग और मेन क्लाज है वी स्टार्टेड आवर जर्नी। यहाँ द सन सब्जेक्ट है और राइजिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक दूसरे को दोनों फॉलो कर रहे हैं। द टीचर बीइंग एब्सेंट, इसका सब्जेक्ट है द टीचर और बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह नाउन है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में है, यानी दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा मेन क्लास है द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, विद्यार्थियों ने क्लास को छोड़ दिया क्योंकि टीचर अनुपस्थित थे। पांचवा वाक्य है द नाइट अप्रोचिंग, चूंकि रात पहुंच रही थी, रात आ रही थी, यानी रात हो रही थी। दे सेट अप देयर टेंट्स, उन्होंने अपने तंबुओं को तैयार कर लिया, दे सेट अप कर लिया। तो यहाँ द नाइट नाउन है और अप्रोचिंग हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। मेन क्लास हमारा है दे सेट अप देयर टेंट्स। अब छठे वाक्य को देखें, ही बीइंग फायर्ड, वी सॉरी फायर नहीं है, ही बीइंग टायर्ड, वह थका हुआ था इसलिए वी लेट हिम रेस्ट, हमने उसे आराम करने दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में भी प्रोनाउन है और ही और वी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दे बीइंग लेट, यहाँ पर भी प्रोनाउन सब्जेक्ट है, दे और वी प्रोनाउन है, तो यह वी ज्वाइंट द मीटिंग, यह हमारा मेन क्लाज है। वी ज्वाइंट द मीटिंग यह मेन क्लाज है और दे बीइंग लेट यह हमारा जो है पार्टिसिपियल फ्रेज है जिसका सब्जेक्ट दे है और प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग है, जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। आई बीइंग न्यू हियर, मुझे यहाँ नया होने के कारण, आई डिडंट नो द रूल्स, मुझे नियमों की जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पर देखें, इसका भी सब्जेक्ट आई है और इसका भी सब्जेक्ट आई है, यानी जो पार्टिसिपियल फ्रेज है उसका भी सब्जेक्ट आई है और आई डिडंट नो द रूल्स, आई जो है इसका भी सब्जेक्ट है, यानी दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं। आई डिडंट नो द रूल्स, जो हमारा मेन क्लाज है उस मेन क्लाज का भी सब्जेक्ट आई है और जो पार्टिसिपियल फ्रेज है उसका भी सब्जेक्ट आई है। तो कभी कभी सब्जेक्ट दोनों पार्टिसिपियल फ्रेज के और मेन क्लास के भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि आप सैल्यूट जो फ्रेज है, पार्टिसिपियल फ्रेज है, वह किस तरह से फंक्शन करता है, इसकी विधिवत जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी। अगर आपको कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पुनः उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि और भी क्लियर कंसेप्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।